भारत रत्न इमामुल हिंद हजरत मौलाना अबुल कलाम रहमतुल्लाह अलैह का यौम पैदाइश मना रहे हैं। हिंदुस्तान में चंद ही ऐसी मुस्लिम हस्तियां हैं जिन्होंने हर लहर से लेकर जो है समाज की तरक्की के लिए काम किया। चंद ही लोग जिनमें हजरत मौलाना अबुल कलाम रहमतुल्लाह अलैह का बहुत बड़ा मकाम है, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो मक्का में पैदा हुए, दरअसल उनका आबाई वतन हिंदुस्तान ही था। सन 1857 में जब जो है पहली गदर की जो जंग हुई, उस दौरान में जो है इनका ख़ानदान मक्का मुकर्रमा शिफ्ट हो गया, क्योंकि इनके वालिदा का जो मकामी जो आबाई वतन था वो मदीना मुनव्वरा था। मदीना में ये जो है उनकी माँ का उनका ननियाल था, और मक्का मुकर्रमा में जब वो वहाँ पर शिफ्ट हो गए तो बिल्इत्तेफाक वहाँ पर पैदा हुए। लेकिन जब हालात धीरे धीरे साजगार होने लगे तो फिर से उन्होंने हिंदुस्तान की तरफ जो है सफ़र किया, कलकत्ता में आकर बसे। कलकत्ता फिर उसके बाद में हिजरत की, दिल्ली गए, फिर दिल्ली से उनका जो है समाजी अदबी और तमाम आदमी के ताल्लुक से उनकी तहरीकें वगैरह शुरू हुई। बच्चों के ताल्लुक से ये कहते हैं तो सबसे पहले इनका जो असली नाम था मुहियुद्दीन अहमद था। माँ बाप ने उनका नाम मुहियुद्दीन अहमद रखा। बचपन से मुताल्ले का बहुत ज़्यादा शौक़ था, बेइंतहा पढ़ने का शौक़ था किताबों का। जिस तरह से बच्चों को खाने के लिए पैसे दिए जाते हैं तो बच्चे चॉकलेट, टॉफ़ियाँ, बिस्किट वगैरह खरीद कर खाते थे, तो इनकी आदत थी कि पैसों को जमा करके उससे किताबें खरीदते थे, और हमेशा एक फिराक में रहते थे कि कहाँ पर मुझे ऐसी जगह मिले जहाँ पर मैं इत्मीनान से बैठूँ और किताब पढ़ूँ। टहलने के लिए बाग में जाने का अगर मौका मिलता था तो तब भी अपने साथ में किताब रखते थे। तो उनके वालिद और उनके वालिद के दोस्त थे, पढ़े लिखे तबके के लोग थे, तो वो लोग हमेशा बोलते थे अगर तुझे किताब ही पढ़ना है तो तू घर से बाहर निकलता ही क्यों। कलकत्ता में ऐसी झाड़ियाँ होती थी बागीचों में, उन झाड़ियों के बीच में एक जगह छुप कर बैठते थे जहाँ पर वो आराम से बैठकर किताबें पढ़ते। एक मरतबा का वाक़या है बचपन का कि किताबों का शौक ऐसा था कि घर में जबरदस्ती डांटा जाता था कि बस करो भी किताबें पढ़ना बंद करो। तो घर में जो है वो उनसे मोमबत्तियां खरीदते थे पैसों से, और अपने लिहाफ में अपनी गोदड़ी में ब्लैंकेट के अंदर जो है मोमबत्ती जलाकर फिर किताब खोलकर पढ़ते थे। तो हम लोगों को उनसे कितना सीखने की जरूरत है पढ़ने के एतबार से। जिनको बचपन में पढ़ने का इतना शौक है तो यकीनन उसे आगे चलकर पूरे हिंदुस्तान का पहला वजीर तालीम होना ही था, और हुए। 11 साल की उम्र में उन्होंने अखबार में लिखना शुरू किया। लिखना मतलब क्या? अपना आर्टिकल, अपना कॉलम देना नहीं, बल्कि बाकायदा तौर पर उसका एडिटरशिप होना शुरू किए। एडिटर बनकर जो है एज एडिटर वो है अखबार में लिखने लगे। अन-नदवा इनका पहला अखबार है, अन-नदवा। और इसी तरह से मुझे नाम याद नहीं आ रहे फिलहाल, 2-3 अखबार में उन्होंने जो है अपनी खिदमत अंजाम दी, लेकिन खुलकर लिखने का मौका नहीं मिला उनको। उस जमाने में हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, अंग्रेज़ों के खिलाफ आज़ादी के लिए जो है लिखना ये बहुत बड़ा एक चैलेंज था, क्योंकि हुकूमत के खिलाफ लिखना, आज भी हम हुकूमत के खिलाफ अगर लिखते हैं तो चलो तुम लोग जो है तुम बगावत भागी हैं, देशद्रोही हैं, दहशतगर्द हैं, ये कहकर नज़रबंद कर दिया जाता है। तो उसी तरह से उस जमाने में था, जब तो बर्बरियत की हुकूमत थी, जालिम हुकूमत थी, तो अंग्रेज़ों ने उनके ऊपर पाबंदियाँ लाई, एक लिमिट थी। लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे उनके जो अंदाज़ बयान था, एक जुमला कई अल्फाज पर मुश्तमिल, बहुत ज़्यादा अल्फाज, बहुत ज़्यादा बातें एक ही जुमले में समोने का फन उनके अंदर था, और जो कोई उनकी बात को सुनता जोश और वलवले से भर जाता था। इसीलिए उनका नाम अबुल कलाम पड़ा। अबुल कलाम, कलाम का मतलब है बात करना, अबुल कलाम मतलब बात करने वाले का बाप, अबू का मतलब है बाप।
जिसको अपनी जबान पर गिरफ्त हासिल हो। शोला बयान मुसन्निफ थे, शोला बयान शायर थे। जो कुछ बोला एक पुरजोश अंदाज में बोला, खुलकर बोला, सच को सच कहा, गलत को गलत कहा, सही को सही कहा, जो कुछ कहा खुलकर कहा। इसीलिए जो है इनको अबुल कलाम कहा जाता है। अबुल कलाम की कुनियत बाद में उनको इख्तियार हुई। तो लिहाजा इनकी जिंदगी में जो है तालीम तो बहुत अहम सुकून है, लेकिन अगर मैं समझूंगा कि अबुल कलाम आज़ाद को अगर किसी चीज़ से पहचाना जाए तो वह है उनकी सहाफत। सहाफत उनके सहाफ़ी के मैदान में, सहाफत के मैदान में बहुत कम लोगों ने अपना लोहा मनवाया है, जिनमें जो है अहम मकाम जो है संग बुनियाद जो है वो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। चूँकि उस ज़माने में उर्दू में जो अखबारात बिल्कुल ही नहीं लिखे जाते थे। लोकमान्य तिलक का केसरी था, फिर द हिंदू, ऐसे बहुत सारे अखबारात थे, लेकिन उर्दू में कोई अखबार नहीं था। उर्दू को बाज़ाब्ता तौर पर सही पहचान देने वाले जो एडिटर हैं वो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। उन्होंने सबसे पहले अपना जो अखबार निकाला वो था अल हिलाल। क्या था? अल हिलाल। हिलाल कहते हैं चांद को। हिलाल ये पहचान है मुसलमानों की, हमारे तहजीब की, हमारी सकाफत की, हमारी तुर्की और हमारी अब्बासी हुकूमत की, उसकी एक निशानी है। तो अल हिलाल ये अखबार उन्होंने निकाला। उसके अंदर जो कॉलम होते थे उनके आज़ादी के ऊपर होते थे, नाइंसाफी पर होते थे, सरमायादारी पर होते थे, कौम के अखलाकी सुधार के एतबार से होते थे, दीनियात के एतबार से होते थे, कुरान की तफसीर के एतबार से होते थे, शायरी के एतबार से होते थे। गोया के अदब के जितने भी महाज हैं उन तमाम महाजों को उन्होंने उस अखबार में यकजा किया था। इसलिए इतना मकबूल हुआ और अंग्रेज़ों के खिलाफ इस कदर खुलकर कहने लगे कि सन 1920 में गालिबन जो है उसके ऊपर अंग्रेज़ों ने 1000 रुपये का जुर्माना लगाया कि तुम जो लिखते हो बहुत भड़कीला होता है, तो लिहाजा तुम्हारे ऊपर 1000 रुपये का जुर्माना लगेगा। 1000 के जुर्माने से पर ये रुके नहीं, फिर भी उन्होंने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने फिर भी अपना अखबार में लिखना जारी रखा। जारी रखने के बाद में फिर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाकर अखबार को बैन कर दिया गया, बंद कर दिया गया। क्योंकि इससे अवाम मुश्तइल हो रही थी, जाग रही थी, सही और गलत समझ में आ रहा था, सवाल करने वाली बन रही थी, हुकूमत के पॉलिसियों के खिलाफ सवाल करने वाली बन रही थी। तो लिहाजा अल हिलाल को बंद कर दिया गया। अल हिलाल को बंद करने के बाद में वो खामोश नहीं रहे, बल्कि अल बलाग नाम का दूसरा अखबार है। उसके अंदर सियासी बात थोड़ा सा कम हो गई क्योंकि हुकूमत की सख्तियाँ बढ़ गई थी। तो और उसी तरह से अहमदनगर की जेल का वाक़या में पता था आगे। तो सख्तियाँ बढ़ने के बाद में अल बलाग अखबार निकाला। अल बलाग अखबार में अखलाकियात, इस्लामियात और उसी तरह से तफासिर और समाज की हमारे है तरक्की के एतबार से औरतों की तालीम, जैसे कि आपा ने कहा, और जो है समाज को सुधारने के एतबार से बड़े मज़ामीन उन्होंने लिखे। इन तमाम वाक़यात के चलते ये जो है एक बहुत बड़े मुजाहिदे आज़ादी भी थे। हिंदुस्तान की आज़ादी की जंग में जो है लोगों का ज़हनी तौर पर तैयार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग अवाम जब किसी नारे के तहत आती है तो ये भूल जाती है कि हमको करना क्या है, हम किसके लिए लड़ रहे हैं, ये भूल जाते हैं, हम असल भूल जाते हैं। क्योंकि हम लोग अभी हालिया दिनों में करीब में और सर से बात हो रही थी हमारी कि सीए और एनआरसी के ताल्लुक से अवाम ये भूल जाती है कि हम लोग लड़ क्यों रहे हैं, हमारी मांग क्या है, ये भूल जाते हैं। नहीं, ये कानून मुसलमानों के खिलाफ है और इसके लिए हमको बस आवाज उठाना है और लड़ना है। हमारी मांगे क्या है, कानून के पीछे की बंदिशें क्या हैं और उन बंदिशों के लिए हमको कौन सा रास्ता इख्तियार करना है, यहाँ से हम लोग भटक जाते हैं। तो लिहाजा जो है ऐसी बातें होती है, तो इसको एक प्लेटफॉर्म देने के एतबार से जो है अल हिलाल और अल बलाग अखबारात उन्होंने निकाले और इसके जरिए से जो है अपना पैगाम मैसेज पहुंचाने की कोशिश करने लगे। लेकिन अंग्रेजों ने जब ये देख लिया कि ये बंदा अब रुकने वाला नहीं है, ये किसी के काबू में आने वाला नहीं है, इसको न अपने माल से मोहब्बत है,
न अपने रिश्तेदारों से मोहब्बत है और ना ही मतलब ऐसी मोहब्बत कि मतलब वो कमजोरी बन जाए। वो किसी की अपनी कमजोरी के चलते जो है किसी के काबू में आने वाला नहीं है। तो उन्होंने मौलाना आजाद को उठाकर अहमदनगर की जेल में डाल दिया। अहमदनगर की जेल उस जमाने में बहुत मशहूर हुआ, बड़ी जेलों में शुमार होता था। तो उन्हीं के साथ में पंडित नेहरू को भी जेल में नजरबंद किया गया। अब जेल में जब बैठे हुए हैं तो बिल्कुल फारिग है, खाली बैठे हुए हैं। तो उस वक्त ये खामोश नहीं रहे, बल्कि उन्होंने जो है वहाँ पर अपनी किताब एक ऐसा शाहकार लिखा जिसको जो है पूरी दुनिया तक याद किया जाएगा। एक संग मील की हैसियत रखती है वो किताब, जिसका नाम है गुबार खातिर। बेहतरीन नाम, गुबार खातिर। दिल में जितना भी गुबार है तमाम का तमाम जो है एक पैराए में ढाल दिया जाए। गुबार खातिर उन्होंने लिखी। जब वो लिख रहे थे तो पंडित नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी 2 दिन के बाद में हम उनका भी पैदाइश मनाने वाले हैं 14 नवंबर को, तो 3 दिन के बाद। तो पंडित नेहरू ने जो है उन्हीं से मरूब होकर वो भी किताब लिखने की कोशिश करने लगे। उनको उस गुबार खातिर में जो चिड़ा चिड़े की कहानी और उसका जो पस मंजर था कि चिड़िया जो है अपना घोंसला घर में बनाती है, कितना भगाते हैं भागती नहीं है, और फिर बिलाकर वो खुद उसके लिए घोंसला बना कर देते हैं, वो कहानी से मरूब होकर उन्होंने जो है उसको एक ऐसा रुख दिया कि हिंदुस्तान से मोहब्बत के लिए जो है हिंदुस्तानियों को अगर उसको उनके घर से भगाने की लाख कोशिश करें वो अपना घर छोड़कर नहीं जाएंगे। बिल आखिर हुकूमत को खुद जो है उनके लिए घर बनाकर देना पड़ेगा। इस जानिब उसका रुख मोड़ा था उन्होंने इस कहानी का। तो ये इतनी ज्यादा पसंद आई थी ये कहानी कि इससे मरूब होकर पंडित नेहरू ने जो किताब लिखी थी जो भारत एक खोज, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये किताब जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनसे मरूब लोग होकर लिखी। तो सोचो कितने पाए के पहुंची हुई शख्सियत है, जिन्हें भारत रत्न का अवार्ड मिला, जिन्हें इमामुल हिंद का खिताब हासिल है। ऐसा कहा जाए तो बहुत सारी बातें हैं जो मौलाना आजाद के ताल्लुक से कही जा सकती हैं, न सिर्फ तालीम के मैदान में बल्कि सहाफत और शायरी के मैदान में भी इनका बहुत अहम किरदार है। कि बहुत बड़े अल्लाह वाले, बहुत कम शख्सियतें होती हैं जिन्हें जो है इस मुकाम तक पहुंचने का मौका मिलता है। ये हमारे लिए फख्र की बात है। एक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और एक APJ अब्दुल कलाम, नाम में भी थोड़ी थोड़ी मुशाबिहत और कामों में भी बढ़ चढ़ कर एक अपनी पहचान बनाने वाले। तो लिहाजा हमको इन पर फख्र है। आज उनके यौम पैदाइश पर उनको खराज अक़ीदत पेश करते हैं। दुआ करते हैं अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, दर्जात को बुलंद फरमाए और हम सबको जो है उनकी ज़िंदगी से इस्तिफ़ादा हासिल करने की कोशिश तौफ़ीक़ अता फरमाए। शुक्रिया।